अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर। आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज मेवात आज तक पर आप देख रहे हैं जनता की अदालत। जनता की अदालत में मेरे सामने दो ऐसे युवा समाज सेवक मौजूद हैं, नहीं बल्कि जज्बा उनके अंदर समाज सेवा का है। वो चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ क्यों गया। तो आज इसी पर हम पहली चर्चा करते हैं। दो युवा मेरे साथ जुड़े हैं, किस तरीके से अपनी राय बताते हैं कि आखिर मेवात पिछड़ क्यों गया। चलिए मैं सबसे पहले दावत देता हूँ, मेरे साथ में फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव साकर से रईस खान जुड़ चुके हैं। पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं रईस जी आपका मेवात आज तक में। बहुत बहुत धन्यवाद मेवात आज तक के लिए। रईस जी, आप हमें ये बताइए, आज़ादी के 73 साल बाद मेवात इतना क्यों पिछड़ गया? जी, मेवात इस तरीके लिए पिछड़ गया क्योंकि यहाँ पर ना ही तो कोई रोज़गार है। यहाँ के जो नौजवान लड़के हैं वो पढ़े लिखे होकर भी बेरोज़गार घूमते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। क्योंकि आप विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका के बड़े गांव से हैं, आप मुझे ये बताइए, मेवात तो चलो पिछड़ा है, लेकिन जो CRPF जो कैंप मेवात में लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत है मेवात को, या फिर किस लिए में, जैसे कि सरकार ने अभी घोषणा की थी कैसे। रईस जी, आपसे हमारा एक ये भी सवाल है, और आपका सवाल हम सरकार तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार 72-73 साल से मेवात की जनता मांग कर रही है यूनिवर्सिटी की, अस्पतालों की, हॉस्पिटलों की और कई बड़ी चीज़ों की, उद्योग की मांग कर रही है। लेकिन ऐसे में हरियाणा सरकार मेवात के लिए CRPF कैंप लाने की सोचती है, फैसला लेती है, घोषणा करती है। तो इस पर आप क्या मानते हैं? तो मेरी तो सिर्फ यही राय है कि यहाँ पर अभी CRPF कैंप की कोई ज़रूरत है नहीं है अभी यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ज़रूरत है तो नौजवान युवाओं को बेरोज़गार हैं, जो उनको रोज़गार की ज़रूरत है। तो मुजीम कोटिया जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेवात आज तक में। बहुत बहुत धन्यवाद मेवात आज तक में। जी। और मुजीम कोटिया जी, आप हमें ये बताइए, मेवात 73 साल बाद भी देश का सबसे पिछड़ा जिला, यानी कि आप लोग मानते हैं कि बिहार हमसे भी पिछड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भारत की नीति आयोग ने मेवात को तमाम जिलों के अंदर सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया है। भले ही हरियाणा प्रदेश जो है बिहार से, गुजरात से, तमाम स्टेटों से पीछे ना रहे, लेकिन जो मेवात ज़िला है वो क्यों सबसे पिछड़ गया है? 2018 में एक सर्वे हुई थी। उस सर्वे के अनुसार जितने भी हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट हैं, सब में पिछड़ा हुआ जो इलाका है उसका सर्वे हुआ था, वो मेवात मिला था। मेवात आज मेवात में शिक्षा ना होना, रोजगार ना होना, ये इस मेवात की सबसे बड़ी समस्या है। यही मेवात का पिछड़ापन का सबसे मेन कारण है। और मेवात आज तक तो मैं अपनी आवाज़ को इसलिए पहुंचा रहा हूं कि आज के दौर पर मेवात के अंदर युवा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ना यूनिवर्सिटी है, ना कॉलेज है, ना कोई ऐसी संस्था है जिससे हमारे मेवात के बच्चों को शिक्षा हो सके। यहाँ पर CRPF कैंप लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर कोई चंबल के डकैत तो है नहीं जो कैंप लेकर के आ रहे हैं। सवाल आपसे ये था कि मेवात 72 साल बाद भी देश का सबसे पिछड़ा जिला क्यों घोषित कर दिया है? क्यों हरियाणा प्रदेश तो पिछड़ा नहीं है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर मेवात क्यों पिछड़ा है? मेवात में शिक्षा ना होना, रोज़गार ना होना, और कॉलेज ना होना, यूनिवर्सिटी ना होना, और कोई किसी प्रकार की मेवात के अंदर कोई कंपनी नहीं है जिससे हमारे लड़कों को रोज़गार मिल सके। अगर रोज़गार मिले, कंपनी, ये कॉलेज, ये स्कूल कौन लाएगा? किसकी ड्यूटी है? ये सरकार लेकर के आएंगे। जो हमारे मेवात के नेता हैं उनको सोचनी चाहिए कि मेवात 75-73 साल हो गए हैं, आखिर पिछड़ा हुआ इलाका है। मेवात की जनता बार बार गुहार। आप क्या मानते हैं? मेरा सवाल आपसे ये था कि मेवात क्यों पिछड़ गया, उसके पीछे किसका हाथ मानते हैं, क्या कारण है इसका? मैं असल मेवात का पिछड़ापन का जो सबसे मेन कारण है वो अपने मेवात के नेताओं को मानता हूँ मैं। वो कैसे मानते हो? मेवात के नेता आप देखिए, आप हर मेवात के नेता का बैकग्राउंड उठा के देखिए। आप 75 साल से 73 साल से मेवात के अंदर सियासत करते आ रहे हैं, और होम मिनिस्टर तक रह लिए, गृह मंत्री तक रह लिए, शिक्षा मंत्री तक रह लिए। लेकिन इनको सोचना चाहिए था, हम इस पद पर रह चुके हैं, या हमारे पूर्वज इस पद पर रह चुके हैं, हमें मेवात के अंदर तरक्की करनी चाहिए थी। आज मेवात का पिछड़ापन का सिर्फ यही एक मेन कारण है। अगर पहले सोच लेते, अगर शिक्षा के लिए कोई स्कूल ले आते, यूनिवर्सिटी ले आती, तो हिंदुस्तान। चलिए
समय पूरा हो रहा आपका मुजीम जी। आपका मानना ये है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मुजीम कोटिया का मानना कुछ ऐसा है कि मेवात को जो पिछड़ापन मिला है, एक मेवात के अंदर जो मेवात के ऊपर जो पिछड़ेपन का कलंक लगा है, वो कहीं ना कहीं मेवात के लीडरों को, उन राजनीतिक घरानों को इसका जिम्मेदार मानते हैं, ऐसा उनका नज़रिया है। चलिए, हमारा एक और बड़ा सवाल है मुजीम कोटिया जी आपसे कि 72 साल से लगातार मेवात के युवा मांग करता रहे कि हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें उद्योग चाहिए, लेकिन ऐसे में हरियाणा सरकार एक फ़ैसला लेती है कि मेवात को CRPF कैंप देगी। आखिर क्यों देगी, इसे क्या मानते हैं आप? देखो, 16 जून को जब मनोहर लाल खट्टर जी मेवात में आए थे, हमारे मेवात के तीनों विधायक खट्टर साहब के साथ मौजूद थे और मेवात के 2 पूर्व विधायक भी मौजूद थे। लेकिन जब खट्टर बार बार कह रहे थे कि मेवात के अंदर भाईचारा खराब हो रहा है, मेवात के अंदर हिंदुओं को पलायन करके यहाँ से भगाया जा रहा है, लेकिन किसी नेता ने यहाँ तक भी नहीं किया कि खट्टर साहब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अच्छा भाईचारा है। जब खट्टर बात कर रहे थे कि यहाँ IRE बटालियन लेकर के आएंगे, तो मेवात के नेताओं ने यहाँ तक भी नहीं किया खट्टर साहब IRE बटालियन को कोई ज़रूरत नहीं है, IRE बटालियन से हमारे युवाओं का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर फ़ायदा होगा तो कॉलेजों से होगा, स्कूलों से होगा, यूनिवर्सिटियों से होगा, कंपनियों से होगा। हमारे लिए IRE बटालियन क्या कर पाएगी? वो आपको क्या मालूम कि हमारे जो तत्कालीन जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो उन्होंने खट्टर साहब से कोई मांग नहीं की थी, जैसा आप अभी आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पर मौजूद थे? मैं वहाँ पर मौजूद था, मेरे साथी भी वहाँ पर मौजूद थे जब नूह में 16 तारीख को आया था। अच्छा। मैं इन्हीं को देख रहा था, मैं इसी स्पेशल गया था कि खट्टर साहब से क्या मांग करते हैं, लेकिन ये गूंगे की तरह बैठे रहे और खट्टर साहब इनके सामने जो बात कर रहा था, लेकिन खट्टर साहब से इन्होंने कोई सवाल नहीं किया, ना खट्टर साहब से इन्होंने कुछ पूछा, ये चुप बैठ रहे। मैं इनका सबसे मेवात का आप क्या मानते हैं कि इनकी खामोशी की वजह से खट्टर साहब ये जो CRPF कैंप की घोषणा करके चले गए? इनकी खामोशी है, इनकी मतलब बोलने की हिम्मत नहीं है खट्टर साहब के सामने कि खट्टर साहब से हम कोई भी ऐसी मांग कर सकें जिससे हमारे मेवात को कोई फ़ायदा हो। मैं यही मानता हूँ। वैसे मुजीम कोटिया जी, मनोहर लाल खट्टर जी एक पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा प्रदेश के जो लगातार, यानी कि उन्होंने मेवात के सबसे ज़्यादा बार दौरा किया है। इतनी बार कोई भी मेवात नहीं आया। पिछले पलाड़ में भी और पिछली 5 सालों में भी खट्टर साहब मेवात में दर्जनों भर यहाँ पे उनके चक्कर लगे थे, और इस बार भी वो CM बनने के बाद 2-3 बार मेवात आ चुके हैं। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कमी है या फिर वो मेवात के हक में अच्छे नहीं हैं? मेरा मानना तो कुछ ऐसा कि मुख्यमंत्री अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री से जो मांग करनी चाहिए वो हमारे विधायक, पूर्व विधायकों को करनी चाहिए। जो हमारे मेवात के नेता मनोहर लाल खट्टर जैसे कोई मांग ही नहीं करते। अगर मांग करते हैं विधानसभा में तो मुझे उम्मीद है कि वो मांग पूरी हो सकती है, लेकिन हमारे मेवात के नेता चुपचाप बैठे रहते हैं। इनका कोई ऐसा अच्छा, आपको मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा। आपने भी कहा कि हमारे मेवात के नेता अगर खट्टर जी से कुछ मांग करते हैं तो वो ज़रूर देगा, तो फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे मेवात के नेता उनसे कुछ मांग ही नहीं करते हैं, और जब मांग नहीं करते हैं तो फिर CRPF कैंप की मांग किसने की थी, ये फिर कैसे मिल गया? CRPF कैंप की मांग ऊपर से ऑर्डर था। 2015 से इस कैंप की बात चल रही थी। आखिरकार इस कैंप की मोहर लगी चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मोहर नहीं लगी है। लेकिन अगर मांग करते हैं हमारे मेवात के नेता, इनमें हिम्मत नहीं है कि हम विधानसभा में बैठ करके अपनी मेवात के लिए कुछ मांग सके। मैं सबसे बड़ा जो दोषी मानता हूं इन्हीं मेवात के नेताओं को मानता हूं। मैं विधायकों के ऊपर ये ठीकरा फोड़ते हैं कि उन्होंने खट्टर साहब से मांग नहीं की, या फिर आप मेवात के तमाम लीडरों की बात कर रहे हैं? मैं व्यक्तिगत किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको पता है मेवात के अंदर जो राजघराने सियासत करते आए हैं, आपने देखा भी होगा और जनता, मेवात की जनता देखती भी आ रही है किस नेता ने क्या किया है। आप मुझे बता दीजिए, मेवात में अभी 3 विधायक हैं, लेकिन अगर इन 3 विधायकों ने, मैं मानता हूँ अपोजिट में बैठते हैं, लेकिन कुछ मांग तो करनी चाहिए ना। ये गूंगे रहने की वजह से हमारी मेवात का पिछड़ापन का सबसे मेन यही कारण है जी। अगर ये नेता कुछ मांगते हैं तो मुझे उम्मीद है 25 में से कम 2 मांग तो पूरी हो सकती है। CRPF कैंप यदि मेवात के अंदर आता है, उनकी एक बटालियन मेवात में आती है, तो क्या आप मानते हैं उससे क्या मेवात का विकास होगा? बौंसी हमारे यहाँ से काफ़ी दूर नहीं है। एक कैंप बौंसी में है और एक कैंप फिरोजपुर का जो झिरे
उसमें हैं, लेकिन तीसरे कैंप की हमारे मेवात में क्या ज़रूरत है? कैंप से हमारे बच्चों का रोज़गार तो मिल नहीं पाएगा, ना शिक्षा हो पाएगी, ठीक है। कैंप से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ना कोई झगड़ा होता है, ना कोई यहाँ पर दंगे फसाद होते हैं। यहाँ पर सिर्फ अच्छा भाईचारा है मुसलमान हिंदू का, और सब मिल कर के रहते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ मैं आज तक के माध्यम से। लेकिन कुछ तथाकथित जो टीवी चैनल है वो तो दिखा रहे थे कि यहाँ पे भाईचारा खराब है, इस तरीके से उन्होंने अफवाह फैलाई थी, तो क्या मानते हैं? देखो, आप किसी भी देश में जाइए, जो मीडिया होती है वो सरकार का एक अपोजिट रोल होता है, अपोजिट की भूमिका निभाते हैं। लेकिन सरकार हमारी आज के दौर पर हमारी मीडिया ऐसी है, सरकार के पक्ष में रहती है, सरकार से सवाल नहीं पूछती। आप किसी भी कंट्री में जाइए, मीडिया सरकार से सवाल पूछती है, लेकिन हमारे देश की मीडिया, मैं इनको गोदी मीडिया कहूँगा, लेकिन जिस प्रकार से दीपक चौरसिया ने मेवात को बदनाम करने के लिए जो साजिश रची, मेरे ख्याल से नाकाम तो हो गई, लेकिन कुछ अंध भक्तों के दिल और दिमाग में ऐसी अफवाहें भर गई, वास्तव में ही सच मानने लगे कि मेवात के अंदर वाकई में ऐसा होता है। अच्छा, ये अंध भक्त किसे मानते हैं, किसको अंध भक्त कहते हैं? मैं अंध भक्त उससे बोलता हूँ, ना किसी मजहब को देखते हैं, ना किसी अच्छे इंसान को देखते हैं जी। और वो बस सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों पर लगते हैं, जैसे वो कर देते हैं ऐसे ही वो मानते हैं। अगर जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि देश बर्बाद है, तो उस दिन भी अंधभक्त ये कहेंगे कि मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंधभक्त वो हैं जो देश को बर्बाद करने में, देश को कंगाल करने में लगे हुए हैं। मैं अंधभक्तों को सबसे बड़ा, जो देश में नफरत का माहौल फैल रहा है, वो मैं अंधभक्तों को ज़्यादातर मानता हूँ। जी, तो आप इन तमाम बातों को लेकर, मेवात के पिछड़ेपन को लेकर और सीआरपीएफ कैंप को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से आज सरकार के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सरकार के लिए बस यही कहना चाहता हूँ कि मेवात का जो पिछड़ापन का इलाका है, मेवात में आप रोज़गार लाइए। और हमारे मेवात के अंदर ना कॉलेज है, ना स्कूल है और ना यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ में मुजीम कोटिया जी और रईस जी। इन्होंने आज हमारी इस छोटी सी डिबेट के माध्यम से सरकार को एक संदेश दिया है कि मेवात के पिछड़ेपन को लेके कि वो मेवात के अंदर फैक्ट्रियां लाएं, मेवात के अंदर। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।